देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज की जो सबसे अहम खबर रही और सबको पता है और बड़ा इसके ऊपर जो है कयास आयम भी की जा रही है, बड़ी गुफ्तगू की जा रही है और बड़ा तबसरा किया जा रहा है कि सानिया नौमई पे ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया नौमई में मुलविस मज़ीद 60 मुजरिमों को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने सज़ा सुना दी। ISPR का कहना है कि फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएं सुनाई। अब थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी जान लेते हैं कि 9 मई को क्या हुआ था, जो लोग भूल गए हैं और उन्हें याद नहीं है तो उनके लिए ये है कि 9 मई 2023 को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से मुल्कगीर एहतजाज किया गया था। इसी दौरान लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के अलावा फौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया। सरकारी और निजी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके दौरान कम से कम 8 अफराद हलाक हुए थे, 290 जख्मी हुए थे। मुजाहिरीन ने लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइशगाह जिन्ना हाउस पर भी धावा बोल दिया था और रावलपिंडी में वाक़ GHQ का एक गेट भी तोड़ दिया था। इसके बाद मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लड़ाई, तोड़फोड़, जलाओ घराव में मुलविस 1900 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इमरान खान और इनकी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे और यही वो मुकदमात हैं जिनके तहत आज जो है 60 मुजरिमों को सज़ा सुनाई गई। मैं अपने फ़ोरम को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मुझे अहमद सगीर साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और जब भी हमें कोई इस तरह की चीज़ें जो अहम फैसले आते हैं तो ख़ास तौर पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे साथ ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह ने, और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस केसेस के हवाले से भी और आगे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुझे ज्वाइन किया है आमिर जमील वर्क ने, माहिर कानून हैं, सुप्रीम एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट कराची बार के। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगी अहमद साहब, बल्कि ब्रिगेडियर साहब, आप पहले मुझे बताइएगा कि जो आप 9 मई के उसमें 60 मुजरिमों को जो आज सज़ा सुनाई गई है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके ख़िलाफ़ बड़ी जो है वो राय दी जा रही है कि ये नहीं होना चाहिए था। दरअसल ये जितने भी केस है इसकी नौयत की थी कि जो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स है या बेसिस है उनके ऊपर हमला किया गया था। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं वो सोचते हैं, खासकर मगरबी ममालिक जितने भी है, क्या उनके यहाँ ऐसा कानून मौजूद नहीं है। ये जो हमारा पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, ये ब्रिटिश का इंग्लैंड का जो भी उनका कानून है उसकी तकरीबन कॉपी है। और इस तरीके से और ममालिक में भी जो है ये कानून मौजूद है। और उनसे अगर पूछा जाए कि अगर उनके किसी एयर बेस के ऊपर मिसाल के तौर पे हमला हो तो वो क्या करेंगे, चाहे उस एयर बेस का नाम मियांवाली एयर बेस ना हो, ग्वांटानामो बे उसका नाम हो, तो आप क्या करते हैं या क्या करते रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर। तो मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं, ये एक कानून होता है हर मुल्क के अंदर, और अपने आर्म फोर्सेस जो है उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए उनको वो होती है। तो अगर आप कैंटोनमेंट में जाके किसी आदमी को कत्ल करें तो आपको ऊपर कौन सा कानून लगेगा, वही जो मिलिट्री कोर्ट्स में होता है, और फिर आपको सजा दी जाएगी। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। और मगरबी ममालिक जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बेजा है। और हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो उसी क्रिटिसिज्म को वो ऊपर मीडिया में उठा रहे हैं और कह रहे ये बड़ा जुल्म है। भाई क्या जुल्म है, ये किसी मुल्क में भी इसको
रवा नहीं रखा जाता या इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, और ये इसी तरह ही हुआ है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफी डिले हुआ है, और वो जो हमारी जुडिशरी है जी जी। उसमें कुछ एलिमेंट थे, अनासर थे, जो कि इन लोगों के साथ किसी तरीके से मिले हुए थे। अल्लाह का शुक्र है कि 26 अमेंडमेंट के बाद उन लोगों को थोड़ा सा साइड पे किया गया है, और ये मुकदमा जो है, इनका फैसला जो बहुत पहले होना चाहिए था अभी आया है। और मेरे ख्याल में इनके पास जो हुकूक है कि वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में, बेशक जाए तो उनके पास ये मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल में किसी मुल्क में भी इस किस्म के कवानीन का होना इंतहाई ज़रूरी है, और फिर उसको उस कवानीन को ऑपरेट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि आमिर जमील वर्क से भी मैं मौक़िफ़ ले लूँ। माहिर कानून हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट बार कराची के। आमिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? की आवाज़ आ रही है। आमिर, आप क्या कहेंगे, जो 60 मुजरिमान को फांसी दी गई है, मैंने पस मंज़र भी बताया कि 9 मई को हुआ क्या था, जिसकी वजह से जो है फिर ये मुकदमा चलते रहे, 18 महीने लग गए, लेकिन बहरहाल ये 60 मुजरिमों को जो आज भी सज़ा सुनाई गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी सिविलियंस हैं तो मिलिट्री कोर्ट में सज़ा क्यों दी जा रही है उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया हुआ है जो कि बाइंडिंग है आर्टिकल 204 के तहत, जो हम तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट है, सब पर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आ गई कि मिलिट्री कोर्ट फैसला कर सकती हैं, तो वो बाइंडिंग है ऑल ओवर कंट्री। और सेकंड थिंग इज दिस, अगर आप देखें तो सुप्रीम जो मिलिट्री कोर्ट ने प्रॉपर एडजुडिकेशन की है, प्रॉपर फेयर ट्रायल दिया है सिविलियन को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बगैर इनको अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बगैर प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए, बगैर कानून शहादत का प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए पनिशमेंट इम्पोज कर दी, फेयर अपॉर्चुनिटी दी, फेयर ट्रायल किया। और देखें, ये मिलिट्री कोर्ट से डेटरेंस आएगा। जो उठता है, उठ के जाके जो है वो गवर्नमेंट सरकारी इमारतें जलाना शुरू कर देता है, या जो है जी जो हमारी पाक फौज के नुकसानात करते हैं, उनकी बिल्डिंगों को जला रहे हैं, उनके जो है घरों को जला रहे हैं, उन देखें ऐसे तो जो दुश्मन है वो भी नहीं करते। तो ये डेटरेंस क्रिएट करने के लिए मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा लायामल हुआ है। इससे लोगों में डेटरेंस आएगी, और मिलिट्री कोर्ट्स ने तमाम प्रोसीजर फॉलो किया है जो सिविलियन कोर्ट करती है, सब कुछ फॉलो किया है। तो मेरा अच्छा आमिर, मुझे एक चीज़ और भी बताइएगा। मैं जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने अभी ये बात बोली कि भाई जब आप कंटोनमेंट में आके कर किसी का कत्ल कर देंगे या जलाओ घराव करेंगे, तो बात तो मामला तो फिर ज्यूरिस्डिक्शन का हो जाता है ना, तो फिर कानून तो वहाँ का लागू होगा ना जो जिस इलाके में ये चीज़ हुई है। तो इसीलिए मिलिट्री कोर्ट जो है वो ले रही है ना डिसीजन। बिल्कुल नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। कंटोनमेंट में भी डिफेंस थाना भी है, सिविलियन का थाना भी है, वो बात सही है। मगर बात ये यहाँ ये है कि जब आप फौज पर, जब आप पाक फौज पर डायरेक्ट हमला कर रहे हो और आपकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली है, तो वो ट्रायल उनका बनता है क्योंकि नुकसान उनका हुआ है, और वो उस चीज को देखें। अगर आप देखें सिविलियन कोर्ट में भी देखें तो सिविलियन कोड में भी होता है, तो वहां भी ये पनिशमेंट इम्पोज होती, क्योंकि ये डायरेक्टली नजर आ रहे हैं। आपने देखा है कि ये गुंडा एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं, आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। और जो ट्रायल सिविलियन कोर्ट में होता है, वैसे ही मिलिट्री कोर्ट ने उनको फेयर अपॉर्चुनिटी दी है, लॉयर करने का टाइम दिया, उनको ट्रायल करने का टाइम दिया, कानून शहादत इन्वोक हुई, CRPC इन्वोक हुआ। तो मेरा नहीं थी, मेरे को गलत चीज नहीं हुई, मिलिट्री कोर्ट ने तमाम चीजों को अप टू द मार्क किया है। ठीक है। अच्छा, एक और राय मैं आपसे जानना चाहूँगी आमिर, अपनी माहिराना कानूनी राय ये दे दें कि 9 मई के तो फैसले के अब चले हमारे पास ये आ रहे हैं कि केसेस के जो इस पे सज़ाएँ हैं, जो अभी 26 नवंबर को भी हमने देखा बड़ी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के साथ जो है बड़ा टकराव हुआ, और आंसू गैस का और शेलिंग का, और इन्होंने कहा भी कि PTI वालों ने कि हमारे 12 लोग जो हैं वो उनका कत्ल हो गया। उसकी भी तोड़ फोड़ में जो है
वो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को भी जो है इश्तिहारी करार दे दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इन 9 मई के केसेस के बाद अब ये हम 26 नवंबर के भी केसेस देखेंगे कि ये तो सिविल कोर्ट में जाएंगे ना? ये जितनी जलाओ गिरा हुआ है इसमें कोई फौजी तंसीबात को नुकसान नहीं हुआ। जी जी। ये डायरेक्टली 26 का जो वाकया हुआ है ये डायरेक्टली सिविलियन इमारतों को नुकसान किया है, सिविलियन को नुकसान किया। नो डाउट एट ऑल के फौजियों पर क्या कहते हैं रेंजर्स पर भी अटैक हुआ है, पुलिस पे भी हुआ है। इसी वजह से मेरा ख्याल है इसमें दहशतगर्दी का सेक्शन 80A ऐड होगा। मेरी राय ये है कि उसमें दहशतगर्दी का सेक्शन 80A ऐड होगा, क्योंकि उससे बहुत फियर और टेरर 26 को जो इंसिडेंट हुआ उससे भी बहुत फियर और टेरर आया है। कि एक देखिए आपके रेंजर्स के कुछ एहलकार उसमें जांबाग हुए हैं, तो इससे बहुत टेरर फैला है जी। तो बात ये इतनी है कि ये डेटरेंस के लिए ये इकदाम जो मिलिट्री कोर्ट्स ने उठाया है कि हम तो उसका खैर मकदम करते हैं कि ये अच्छी चीज है, इससे डेटरेंस होगा। सिविल कोर्ट में बात ये है कि बहुत डिलेइंग टैक्टिक्स होता है ट्रायल के लिए, बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ ठीक होती रहती है, मगर यहाँ जो ट्रायल हुआ है सब कुछ सेम हुआ है, मगर एक मैकेनिज्म के तहत हुआ है, एक स्पीडी ट्रायल हुआ है। तो ये फर्क हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील वर्क, अपनी जो है वो आपने कानूनी राय दी प्रोग्राम के अंदर। अब मैं चाहूँगी अहमद सग़ीर साहब से भी मौक़िफ़ ले लूँ। अहमद सग़ीर साहब, आपने सुना कि माहिर कानून ने क्या कहा और हमारे जो दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा। आपका क्या मौक़िफ़ है कि इन सज़ाओं को जो मिलिट्री कोर्ट्स की हुई हैं वो जस्टिफाइबल हैं, इसलिए क्योंकि तनकीद का निशाना यूरोपीय यूनियन भी बना रही है, दूसरे लोग भी बना रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले भी काफ़ी जो है इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं? देखें, उनकी आदत है शोर मचाना, उनको शायद पैसे ही शोर मचाने के मिलते हैं वहाँ के लोगों को। हमें देखना है कि हमारे मामलात अल्टीमेटली किस तरफ जा रहे हैं और उसको कैसे एड्रेस करना है, और वो ठीक हुआ है। उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खसूसी अदालतें नहीं कायम की गई थी। जब 7/7 हुआ था यूके के अंदर, तो बाकायदा खसूसी कोर्ट्स कायम की गई थी रातों रात, और उन्होंने रातों रात फैसले सुनाए थे और लोगों को सजाएं दी थी, और वो आम नॉर्मल जुडिशरी से हटके कोर्ट्स बनाई गई थी। अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जो जजमेंट्स हैं उनकी जो आई हुई हैं, उसमें आप देखिए रिसेंटली पिछले इलेक्शंस के अंदर जब ट्रम्प साहब हार गए थे तो बाकायदा एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, उनकी पार्लियामेंट के ऊपर। तो उसके लिए उन्होंने रातों को बैठे थे, उन्होंने चलो कोर्ट्स नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोर्ट्स के अंदर स्पीडी ट्रायल के लिए जो है कुछ नई चीजें जो हैं वो करने की कोशिश की थी। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ही वीक है, और हमारे यहाँ फैसले जो हैं वो जल्दी नहीं होते। नतीजतन ये हुआ कि हमें मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कोर्ट्स बनानी पड़ी। आपको पता है हमें दहशतगर्दी की कोर्ट्स यहाँ पे अदालतें, जो दहशतगर्द हैं उनके लिए स्पेशल अदालतें बनाई गई थी, और उसके लिए जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं, और उन्होंने टेररिस्ट को इसलिए कि हमारी जुडिशरी जो है, ठीक है जजेस साहबान बहुत अच्छे हैं, हम उनको बुरा नहीं कहते, लेकिन अल्टीमेटली सिस्टम वीक है, और सिस्टम के अंदर बहुत सारी लेकुनाज मौजूद हैं और बहुत सारी खामियां हैं जो हमारा जुडिशल सिस्टम है। और फिर जजेस साहबान थोड़ा डरते भी हैं नॉर्मली इस तरह के केसेस में हाथ डालते हुए, लिहाजा फिर स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी, और वो टेररिस्ट कोर्ट्स ने उन टेररिस्ट को जो है सजाएं भी दी और उनको लटकाया भी, और साबित भी किया कि वो कोर्ट्स जो है वो डिलीवर कर रही हैं। सिमिलरली मुझे बताएं, सिंध के अंदर एक ऊंट जो है वो एक उसके खेत में चला जाता है और वो ऊंट की टांगे काट देता है, आपको याद है ना, वो बड़ा चला था। अच्छा, लोग अपने फैसले खुद करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पैरेलल जरगा सिस्टम मौजूद है, हमारे यहाँ पैरेलल पंचायत का सिस्टम मौजूद है, हमारे यहाँ पैरेलल जो है अदर जस्टिस सिस्टम मौजूद है। हमारे यहाँ आप देखें कि मिसालियती कमेटियां मौजूद हैं जो बाकायदा पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो फैसले करती हैं। तो अगर इतनी सारी जस्टिस, इस प्रिवेलिंग जस्टिस सिस्टम के अंदर इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे अलग अलग फैसले हो रहे हैं,
तो अगर एक फैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट से आ जाता है या मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाती हैं, जबकि आपने उनके घर पे, उनके इदारों पे और उनके ऑफिस के ऊपर और उनकी जगहों पे आपने हमले किए हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप उनको वो फैसला भी ना करें और उन लोगों को पकड़ के सजा भी ना दें, तो ये तो ज्यादती है ना, ये तो जुल्म है, ये तो नाइंसाफी है, सही नाइंसाफी है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये काम तो ठीक हुआ है और ऐसे ही होना चाहिए था। ठीक है। और ये शायद हमारे यहाँ जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके बस की बात भी नहीं थी, इसलिए कि आप देखें, बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि हमारे यहाँ हमारी जुडिशरी के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी सियासी हमदर्दियां हैं ऊपर से नीचे तक। लिहाजा आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरह के फैसले करेंगे। वो ठीक है। लोग अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अपनी मर्जी के जजेस के पास चले जाते हैं। सो इस तरह के सिस्टम के अंदर रहते हुए ऐसे फैसले या ऐसे केसेस का ये सोचना कि शायद इसका एक प्रॉपर सही फैसला हो जाएगा, तो कम से कम सिविल कोर्ट से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ठीक है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि जी आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है इनके स्पीडी ट्रायल हो, और उनको अभी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको पूरा मौका दिया गया है कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित करें। अब अगर वो बेगुनाह साबित नहीं कर सके, नाकाम रहे हैं, जबकि सामने वीडियोस और फुटेज मौजूद हैं, उसके अंदर वो सामान उठाते हुए, हमला करते हुए, आग लगाते हुए, वहां पे तोड़फोड़ करते हुए वो नजर आ रहे हैं, और मतलब है कि अगर उनको सजा मिली है तो वो बिल्कुल जेन्युइन है। भाई मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, यहाँ पे अगर सिविल किसी के घर के ऊपर हमला हो जाता है, किसी के वैसे नॉर्मली, तो उसके ऊपर अगर कानून मौजूद है, कानून हरकत में आता है और आप उसको सजा दिलवा सकते हैं, वो तो फिर उनका अपनी जुरिस्डिक्शन है, उनकी अपनी बाउंड्री है, उनका अपना एक एरिया है जहाँ पे जाके आपने ये सब कुछ किया है। लिहाजा जिनका घर होता है या जिनका वो है, तो उनकी अपने रूल्स और अपने रेगुलेशन जो है वो लगेंगे ना उसके ऊपर, उनका अपना जो इंसाफ का जो कानून है वो उसके ऊपर लागू वो होगी। इम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब से जो है सवाल करना चाह रही थी। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अब सज़ाएं हो गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, तो अब आपको लगता है कि क्या बानी पीटीआई भी जो है वो इस जद में आएंगे, क्योंकि जो एक्स आईएसआई के चीफ हैं वो भी अभी मिलिट्री की हिरासत में है, अभी उनके बयानात भी शायद सामने आए जब उनका भी कोर्ट मार्शल होगा तो? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये चीजें हमारी टीवी पे दिखाते रहते हैं कि इनके बयानात या इनकी ऐसी चीजें कि हर एक आदमी को बताया गया है कि आपने किधर किधर जाना है, अपनी जगहों के ऊपर पहुंच जाए और जो आपको हिदायत दी गई है तो उसके मुताबिक जो है आप काम करें। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली प्री प्लान एक ऑपरेशन था जो इन्होंने किया है, और इसके ऊपर यानी उसको प्लान किसने किया, वो जो पार्टी लीडरशिप है, इमरान खान है आपके ऊपर, और उसके साथ और भी शायद लोग शामिल होंगे। शहीद हमीद के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल थे। तो मेरे ख्याल में ये जो इनके पैनल है उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा, और एविडेंस मौजूद है, एविडेंस को दिखाया जाएगा और उसके मुताबिक जो है मिलिट्री कोर्ट्स में उसी तरह ही प्रोसीड करता है जिस तरह सिविल कोर्ट प्रोसीड करता है। उसकी तमाम जो प्रोसीजर है वो उसको अडॉप्ट किया जाता है। मुझे खुद एक्सपीरियंस है मिलिट्री कोर्ट्स का, मैंने कोर्ट मार्शल किए हैं, समरी मिलिट्री कोर्ट मार्शल भी बहुत ज्यादा किए हैं, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी किए हैं। और ये तमाम जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसके अंदर आपकी प्रोसीजर्स है दूसरे, ये जज एडवोकेट जनरल जो एक महकमा है फौज में, तो उनके निगरानी होता है, और वो आपकी जितने प्रोसीडिंग है उसको देखते हैं माइन्यूटली, और फिर उसको अप्रूव करते हैं या वो एडवाइस करते हैं कि हाँ ये ठीक है और ये सजा सुनाई जाए। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में होगा। और इसके अंदर जो आप इशारा कर रहे हैं कि जिनके प्लानर हैं उनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो लॉजिकल है कि उनके खिलाफ भी हो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा यानी उनको सोच के उन्होंने ये फैसला किया है। और ये जो बीच में वर्कर्स है शायद ये काफी सारे जो है सादे हों, इनको पता ना हो कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या होगा।
अच्छा, ठीक है। अच्छा आमिर, मुझे ये बताइएगा, जैसे मैंने ब्रिगेडियर साहब से सवाल किया, अभी तो ये 26 नवंबर के केसेस भी फॉलो अप होंगे, जैसे उसके बारे में मैंने आपसे राय ली, लेकिन वही सवाल मैं आपसे करूँगी जो मैंने ब्रिगेडियर साहब से किया था, कि क्योंकि ताल्लुक जो है वो जनरल फैज़ हमीद का भी जोड़ा जा रहा है इमरान खान की जो के हवाले से, जो 9 मई के पस मंज़र के हवाले से, तो क्या अगर ये साबित हो जाता है कोई कनेक्शन, तो फिर बानी पीटीआई जो इमरान खान है वो उनके ऊपर भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? जी बिल्कुल जी, नो बडी इज अबव द लॉ, बिल्कुल कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखें, जब ये 26 की इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो इस इंसिडेंट के पीछे क्या प्री प्लानिंग थी, नहीं थी, क्या मेंजरिया था, तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन चीजें सामने इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। तो उसमें अगर ये नहीं, 9 कनेक्शन मई का मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ, क्योंकि 9 मई में तो मुजरिमान को सज़ा हो रही है ना मिलिट्री कोर्ट से। अभी सिविल केसेस तो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस तो बहुत सारे चल रहे हैं इनके, बानी पीटीआई के ऊपर जो हैं। तो क्या अगर जनरल फैज़ हमीद पे या उनके किसी बयान में जिक्र हो जाता है इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट का, तो क्या इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट से के थ्रू जो है वो सज़ा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। मुल्क में इंतशार फैलाना आर्टिकल 6 की वायलेशन है, ठीक है। बिल्कुल हो सकती है। अगर कुछ ऐसा कनेक्शन मिलता है तो बिल्कुल हो सकती है। और ये जितनी भी डेथ पेनल्टी इन्वॉल्व हुई है, इसमें फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रायल की भी, और केस कंटेस्ट करने की भी, और अपनी मर्जी का एडवोकेट भी पेश करने की। तो इसमें वो कोई ऐसा नहीं है कि बिस लिया और पनिशमेंट अवॉर्ड कर दी। एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरी चीजें जो सिविल कोर्ट में जैसा ट्रायल होता है वैसे ही सेम फेयर अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स में मिलेंगी, और उन्होंने दी भी है जैसे। तो सिमिलरिटी बिल्कुल, नो बडी इज अबव द लॉ। मैं फिर ये कहूंगा कि कोई कितना भी बड़ा हो आदमी कानून से ऊपर नहीं है। कानून जब हरकत में आता है तो जाहिर है वो फिर चीजें सब आती हैं। तो ये चीजें नहीं है कि जी एक कोई बहुत बड़ा नाम है तो वो कानून को अपने हाथ में ले लेगा। तो ये चीजें तो है ऊपर। ठीक है। अहमद सग़ीर साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कि अगर जो हम तो देख रहे हैं और शायद हम इस बात पे काफ़ी तज्ज़िया भी करते हैं, आपस में डिस्कशन भी करते हैं, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद को जब से मिलिट्री अरेस्ट में हैं वो, तो काफ़ी इस बात को जो है फोर्सी किया जा रहा है कि शायद बानी पीटीआई का नाम आ जाए, और वो कुछ अपने बयानात में उनको बोलें कि मुझे तो कहा गया था वज़ीर आज़म की तरफ से या उस वक्त के हुक्मरान की तरफ से, तब मैंने ये इक़दाम उठाया, ये कदम उठाया। तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो दोबारा मिलिट्री कोर्ट की तरफ भी आएंगे ये, और जो फिर इनके ऊपर क्रिमिनल और भी केसेस चल रहे हैं, तो इन सब में अगर ये सज़ा हो जाती है तो इनका तो फिर आगे सियासी मुस्तकबिल तो ख़त्म है। देखिए मुनीबा, बात यह है कि उन्होंने अपना बंदा नहीं छोड़ा, उसको पकड़ लिया है, तो ये तो फिर बाहर का बंदा है ना। लिहाजा एक चीज को पहले हमें समझना चाहिए कि इस सारी कार्रवाई का बेनिफिशियरी कौन था और अल्टीमेटली किसको फायदा होना था, और वो फायदा लामाला इमरान खान साहब को होना था। लिहाजा ये कहना कि शायद इमरान खान बच जाए, खैर आप और मैं, हम तो इस बात पे कमिटेड हैं, हमें पता है कि वो बचेगा नहीं। और अल्टीमेटली जो सजा है, इस सजा और जजा का जो अमल है, इसके अंदर इमरान खान साहब जो है वो भी आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बच पाएगा। हाँ, अगर कोई बहुत रहम दिली की वो कोई उनसे मांगता है, कोई अपील करता है या कुछ इस तरह का करता है, वो तो बेहतर कानूनी जो हमारे माहिर हैं वही बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि उस सूरत में क्या होगा। लेकिन कानून जो है वो अगर अपना रास्ता बनाता है तो फिर कानून के रास्ते में जिन लोगों को सजा हुई है और वो नहीं बच सके, या वो अगर अंदर जा रहे हैं या उनको एक पनिशमेंट का और उसका सामना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान को भी नहीं बचना चाहिए। इसलिए कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब, वो जो टेलीफोन कॉल्स हैं जो जिसमें सईद मुराद साहब, मुराद सईद साहब और बाकी लोग जो उनकी लीडरशिप है, सेकंड थर्ड और बाकी वो सारी की सारी जो है जो लेयर्स हैं उनकी, वो लीडरशिप की आपस में बातचीत वो हमारी एजेंसीज के पास मौजूद है।
उस वक्त जो बातें हुई, कहाँ पे प्लान हुआ, किसने प्लान किया, ड्यूटियां किसकी लगी, कहाँ क्या क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और अल्टीमेटली उसके बेनिफिट्स क्या लेने हैं, कौन से लोग हैं जिनको खुश करने के लिए सारा कुछ किया गया था, और अल्टीमेटली इंटरनेशनली और नेशनली उसको किस तरह से जो है उस पूरी की पूरी वो जो भी इन्होंने वो किया है उसका 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 फायदा कैसे हासिल करना है, ये सारी की सारी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग का हिस्सा है। सो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो वहां बैठ के जो इस सारे मामले को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे और इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो बच जाए, जबकि एक आम आदमी जो है रगड़ा जाए, ये तो फिर ज्यादती होगी ना, उस बंदे को भी छोड़ दें अगर आपने इमरान खान को छोड़ना था। तो मेरा ख्याल है कि हमें शायद हम जैसे लोग जो हैं जो थोड़े इम्पार्शियल हैं, गैर जानबदार हैं, हमारी बल्कि डिमांड भी यही होनी चाहिए कि जी देखें, कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। खान को भी कटारे के अंदर आना चाहिए, खान के ऊपर भी जो है वो उसी तरह से केस चलना चाहिए, और खान को भी उसी तरह से सजा होनी चाहिए जिस तरह से आम आदमी को भी है। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि खान बच सकेगा। बिल्कुल भी। मैं इस्लामाबाद के हल्के भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथी दोस्त जिनसे भी बात होती है, सब लोग इस बात पे शायद सबका फर्म बिलीव है कि खान इसमें शामिल था, और जो शामिल था तो फिर उसको सजा होगी। अच्छा, ठीक है। आमिर, मुझे ये बताइएगा कि अगर जैसे कि अभी अहमद सग़ीर साहब भी कह रहे थे कि अगर वो शामिल होंगे तो सज़ा होगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब 9 मई का वाक़या हुआ, अगर उसके लिए जो है बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जो है वो इनफरादी तौर पर भी अपीलें दायर की जाएंगी, लेकिन प्रोवोकेशन का लॉ क्या कहता है? क्योंकि उस वक्त तो प्रोवोक किया गया ना लोगों को बहुत ज़्यादा, उस वक्त तो समझ नहीं आया, वो प्रोवोक होकर जो है उन्होंने इस तरह की सारी हरकतें, तो प्रोवोकेशन का लॉ क्या कहता है कि जो मास्टरमाइंड है उसके साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल, देखें वो ये आप अगर देखें तो पीपीसी के यही सेक्शन है 34109। एक बंदा जो बैठा है घर से वो किसी को फोन पे ऑर्डर देता है कि ये करें या ये करें, तो वो 34 में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वो कानून ये कहता है कि 34 पीपीसी में कि वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एक तो जिसने मर्डर किया मिसाल के तौर पे, और अगर किसी ने उसको हिदायत दी, प्री प्लानिंग की, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उस चार्ज के। तो ये बिल्कुल बात यही है कि ये चीजें देखी जाएंगी, और ये भी चीज देखी जाएगी कि ये प्रोवोकेशन कहाँ से आई थी, क्या उसका मास्टरमाइंड कौन था, कि किसके ये इशारों से कुछ हुआ। देखें, ये कोई ऐसा नहीं था कि फौजी तंसीबात पर हमला करना, ये एक देखें मुल्क की सालमियत पर हमला करना है। एक जो हमारे मुल्क को चलाते हैं, हमारे मुल्क को संभालते हैं, हर डिजास्टर में, हर परेशानी में हमारी फौज सबसे आगे आती है, और अगर उस पर हमला हमारे अंदर से हो रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और तो देखें जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और इन चीजों को डेटरेंस करने के लिए अगर मिलिट्री कोर्ट्स ने ये इकदाम उठाया है तो ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। इससे लोगों में डेटरेंस आएगी। आज एक गिरोह है, कल दूसरा गिरोह ये काम करेगा, परसों तीसरा गिरोह काम करेगा। तो जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तो जरूरत ही नहीं है। हमारे तो अंदर से ही जब हमारी पाक फौज के तंसीबात पर हमले हो रहे हैं तो बाकी तो हाँ, तब ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने 9 मई में तब ये नहीं कहा था कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तब यूरोपीय यूनियन को याद नहीं आया था कि जी फौज के खिलाफ जो है वो तोड़फोड़ की गई है या उनकी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है। तब तो ये लोग नहीं बोल रहे थे ना। बिल्कुल, देखिए इंसानी हकूक एक अलग चीज है। इंसानी हकूक तो ये है कि किसी के साथ नाजायज जुल्म हो रहा हो। जब एक गिरोह उठता है, वो गिरोह उठ के हमला करता है, फौजी तंसीबात पर डायरेक्टली हमला करता है और उनके घरों में घुसते हैं, मतलब ये चीजें तो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं। और मुल्क की सॉवरेनिटी को सबसे ज्यादा खतरा है इन चीजों से। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं राय लेना चाह रही थी कि आप ये बताएं कि उस वक्त जब ये, जैसे कि आमिर ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, आमिर मेरे बहुत अच्छे क्लास फेलो भी हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैं और माशाल्लाह से माहिर कानून भी हैं, तो हमारी इनसे जो है लॉ के हिसाब से तो डिस्कशन होती है। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि उस वक्त तो यूरोपीय यूनियन जो है वो खामोश था, उस वक्त ह्यूमन राइट्स वाले भी खामोश थे, जब तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा था, जब तोड़ फोड़ हो रही थी, जब प्रोवोक किया जा रहा था अपने ही मुल्क को जो है वो डिस्ट्रॉय करो, इंटरनली आप जो है वो डिवाइड कर रहे थे लोगों को।
तब तो ये नहीं बोले, तब तो किसी को एतराज़ नहीं था। अब जब सजाएं हैं तो बड़े, तब ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं सबको। ब्रिगेडियर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि 9 मई का जब ये वाक़या हो रहा था, तब यूरोपीय यूनियन सो रही थी, तब ह्यूमन राइट्स कमीशन भी सो रहे थे, तब अमेरिका भी सो रहा था, तब उनको ये नहीं है समझ आ रही थी कि लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल एक ऐसे तबके से हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत लोअर क्लास से हैं, और उनको प्रोवोक करके कहा जा रहा है कि अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ो, अपनी ही तनसीबात को निशाना बनाओ। तो तब लोगों को एतराज़ नहीं हो रहा था। अब ह्यूमन राइट्स वाले जो थे तब कहाँ सो रहे थे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपके मुल्क में ऐसा ही हो तो आप क्या करेंगे। क्या आपके, मैंने इसलिए इनिशियली कहा कि आपके किसी एयर बेस के ऊपर हमला हो, क्योंकि वो ज्यादा एयर के ऊपर अभी वेस्टर्न ममालिक जो है उनके एयर बेसिस बड़े खुफिया होते हैं, तो आप उनके ऊपर हमला करेंगे आपकी आवाज, तो आप क्या करेंगे, क्या एक्शन आप लेंगे। और मेरे ख्याल में वो भी दिल में शर्मा के इसी तरह बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट और ये वो बहाने बना के, एक किस्म का प्रोपेगेंडा है। और जो हमारे अंदरूनी लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर उस प्रोपेगेंडा को उठा के ज्यादा पेश कर रहे हैं। इसके अंदर हकीकत में कुछ भी नहीं है। वो ममालिक मेरे ख्याल में खुद ही इस तरह के फैसले करते हैं और अपने आप को महफूज रखते हैं। मुसलमान ममालिक को उन्होंने खास कर टारगेट बनाया हुआ है। आपने देखा है लीबिया, सीरिया, इराक और बहुत सारे ममालिक जिनके खिलाफ उन्होंने वहाँ के अवाम से इसी तरह गठजोड़ करके वहाँ की फौजें खत्म की है। और फिर जो है अभी आपने देखा कि सीरिया में क्या हुआ। तो इस तरीके से वो पाकिस्तान जो है उनके आंखों में लटक रहा है एक तरीके से कि ये एक भी मुल्क है बड़ा मजबूत, और कहते हैं कि इस मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनकी अफवाज में है। और इसलिए ये तकरीबन पूरा जो प्लान था वो अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने का था। और उसके ऊपर हम जो एक्शन ले रहे हैं कानूनी तौर पे, ह्यूमैनिटी के लिहाज से ये बिल्कुल जायज़ है और हमें बिल्कुल शर्मिंदगी से इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सही एक्शन है, सही इनको सजाएं हुई है और आगे भी होंगी। और मेरे ख्याल में ताकि आप अपने जो आर्म फोर्सेज है उनको वो हिफाजत दे सके जो जरूरी है। जी अच्छा, अहमद साहब मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो नामजद खुसूसी अटैची हैं उन्होंने फिर कहा है कि बानी पीटीआई का एक जो है रिहाई का मुतालबा किया है। वो तो खुद अभी आके 20 जनवरी को संभालेंगे अपनी प्रेसिडेंसी, तो अमेरिका को क्या इतना इंटरेस्ट है कि वो उनकी रिहाई के लिए बात कर रहा है, जबकि जो साइफर लहराया गया था जिसकी वजह से सारे मसले शुरू हुए थे वो भी अमेरिका का साइफर था कि उस वक्त ये उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका की साजिश है। तो आज अमेरिका उनकी रिहाई के लिए क्यों बात कर रहा है? उनका बंदा है भाई, उन्होंने छुड़वाना है। तो बहुत ही डायरेक्ट आंसर है। हाँ नजर आ रहा है ना। देखिए अल्टीमेटली जो बंदा, देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझसे ज्यादा बेहतर आपका इल्म है, आपका मुशाहिदा है, आपका नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है। थोड़ी बहुत जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है उसकी बुनियाद पे मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ। हाइब्रिड वॉरफेयर जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो लड़ने का तरीका ये है कि आप एक क्यास क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर। क्यास क्या होता है कि आप लोगों का उनके इदारों के ऊपर से एतमाद खत्म कर देते हैं। अच्छा, अगर आपका अपनी पुलिस के ऊपर से एतमाद खत्म हो जाएगा तो आप पुलिसिंग खुद शुरू कर देंगे। अगर आपका अपने जस्टिस सिस्टम के ऊपर से एतमाद खत्म हो जाएगा तो आप जस्टिस खुद देने लग जाएंगे। अगर आपका अपनी अफवाज के ऊपर से एतमाद खत्म हो जाएगा तो फिर आप खुद फौज बन जाएंगे, आप अपनी एक आर्मी बना लेंगे, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे और ग्रुप्स जो है वो असला उठा लेंगे और फिर अपनी हिफाजत खुद शुरू कर देंगे। लिहाजा एक क्यास क्रिएट करने की कोशिश की जाती है उन सोसाइटीज के अंदर, और उसके लिए मीडिया को, सोशल मीडिया को और ऐसे ग्रुप्स को
जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं या जिनकी से होती है लोगों के अंदर, या जिनको लोग समझ रहे होते हैं या मान रहे होते हैं या जिनकी फॉलोइंग होती है, उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान, वो क्या कहते हैं कि खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, हमेशा से खटक रहा था। वेस्ट की नजरों में भी खटकता है और अमेरिका की नजरों में तो बहुत ज्यादा खटकता है। लिहाजा उनकी कोशिश पहले दिन से यही रही है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह से हमें आपस में ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाए, क्योस क्रिएट किया जाए और फिर उन ग्रुप्स को मुतहारब कर दिया जाए एक दूसरे के खिलाफ। और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही एक सिस्टम जो कि अफगानिस्तान में किस वक्त में रहा है कि आपस में लड़ाई और मार कुटाई और उस तरह का, ये यहाँ पे पैदा करने की कोशिश की। आप देखें हमारा बलूचिस्तान के अंदर ऐसे मामला क्रिएट करने की कोशिश की गई, सिंध के अंदर ऐसे क्रिएट करने की कोशिश की गई, पंजाब के अंदर भी जो है वो इस तरह के मामला, और केपी के अंदर भी जो है इस तरह के मामला क्रिएट करने की माजी में कोशिशें की जाती रही है। नहीं हुई कामयाबी, ये एक अलग बात है, और किसी हद तक कामयाब होते भी रहे हैं। लिहाजा हमें इस चीज को समझना है कि कहीं हम आलाकार तो नहीं बन रहे। हमें नजर आ रहा है, हमें पता चलता है पाकिस्तान का फायदा किसमें, हमारा फायदा था सीपैक के अंदर, तो फिर सीपैक को किसने रोक दिया, हमें भी पता है कि किसने रोका, आपको भी पता है, दुनिया को पता है। कुछ लोग खामोश रहते हैं, कुछ मुस्कुरा देते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं बोलते। लिहाजा जो बोलने वाले हैं या जो समझने वाले लोग हैं, कम से कम ये उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी तो बनती है वो आके कहें कि हाँ यार, खान ने रोका था सीपैक को, खान ने नहीं होने दिया। और सीपैक जो है वो अमेरिका को तो फायदा नहीं होगा ना, सीपैक का इंडिया को तो फायदा नहीं होना ना, सीपैक का इंडोनेशिया मलेशिया को तो फायदा नहीं होना ना, या यूरोपीय यूनियन को फायदा नहीं होना, वो पाकिस्तान 4 साल डिले हो गए, हमारे पीछे हो गए हैं, 5 साल डिले हो गए हैं। और सबको पता है कि आगे मैं बीजिंग में गया और मैं वहां पे जाके मैं कुछ लोगों से मिला जो बड़े हाई रैंक लोग थे, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ था ऐसा, ये कि हमने सुना था कि जी आप इतनी हमारी मदद करने वाले हैं, इतना कुछ होने वाला है, ये चीजें सब कुछ होने वाली है, तो फिर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जनाब हमें तो पता नहीं था। देखिए जो होता ये है कि जब एक मुल्क का जाता है नुमाइंदा या एक मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव या एक मुल्क का वज़ीर आज़म या एक हाई रैंक आदमी दूसरे मुल्क में जाता है, तो हर चीज पहले से फॉरेन ऑफिसर्स जो है आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, बोलना क्या है, किस बात पे बोलना है, कौन कौन सी चीजें जो है वो साइन होंगी, क्या क्या मामला होंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि खान साहब ने किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, वो जो सफारती आदाब थे उसका ख्याल नहीं रखा, और वहां जाके उन्होंने कहना शुरू किया और ये आपके मुल्क की कंपनियां जी ये तो सारी की सारी करप्शन में इन्वॉल्व है जी, हमारे मुल्क में करप्शन कर रहे हैं जी। उन्होंने हर चीज को रोक दिया। आप देखें इनके दौरे के बाद बड़े मामला खराब हुए थे, उन्होंने जाके वहां पे जिस किस्म की तकरीर की, उन्होंने वो सब कुछ जो लिखा हुआ था वो जेब में रहने दिया, और फिर जिस तरह की बातें की, उसके बाद सीपैक रोल बैक हो गया, सीपैक रुक गया, और इन्होंने जानबूझ के रुकवाया। और उसको रुकवाने का फायदा किसको था, अमेरिका को फायदा था। इसका फायदा जो है वो उन मुल्कों को था जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। फिर साइफर क्यों लहराया इन्होंने, फिर अमेरिका के ऊपर क्यों डाला? वो पॉलिटिकल स्टंट था। अच्छा, चूंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही से दो तरह के जो है वो फिनोमेना मौजूद रहा है। पॉलिटिकल फिनोमेना की मैं बात कर रहा हूँ, और पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ जो कारकुन है, जो सियासी कारकुनान है, वो दो चीजों के ऊपर। और पाकिस्तानी कौम जो हम जज्बाती कौम है, इमोशनल कौम है, यहाँ पे आप अमेरिका को गाली दें सारे बाहर निकल आएंगे, आपके साथ गाली देने लगेंगे, क्योंकि हमें लगता है या लोगों को लगता है कि अमेरिका सारे मसाइल की, सारे फसाद की जड़ अमेरिका है। लेकिन वीजा लेने में सबसे आगे होंगे, अगर वो फ्री वीजा देने लगे तो हम सबसे पहले होंगे। ठीक है, और एंटी इंडिया अल्टीमेटली इंडिया तो बिल्कुल है, लेकिन इंडिया के साथ साथ हमने एक और अपना एक नाम नेहाद दुश्मन बना रखा है जिसको हमने अमेरिका बताया हुआ। अच्छा, अमेरिका के खिलाफ साइफर लहरा के असल में वो ये साबित करना चाहता है कि मैं अमेरिका का दोस्त नहीं हूँ, ये लोग अमेरिका के दोस्त हैं। अच्छा। और ये देखें ये जो है ना, ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं, और ये अमेरिका के कहने पे मेरे खिलाफ सारा कुछ हो रहा है। तो उसने एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे जो है उसको खेलने की कोशिश की, वो कामयाब भी हुआ। आप देखें, आपको याद नहीं है कि पीटीआई जो है नोज डाइव पे उसकी जो थी वो नीचे जा रही थी, और उनकी बड़ी बुरी तरह से उनका जो वो जो हीरोगिरी थी, और जिस तरह का उनका एक उनका जो वोट बैंक था, और जिस तरह से उनकी सारा फेम था, वो सारे का सारा जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आया हुआ था, डिक्लाइनिंग का शिकार था। उन्होंने एक साइफर लहरा के वो सारी के सारा अचीव किए टारगेट्स, जो टारगेट्स जो उनको लग रहा था कि हम नॉर्मली नहीं अचीव कर सकते। लिहाजा ये एक पॉलिटिकल स्टंट था जिसका मकसद उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन अंदरूनी खाना अगर वो दुश्मन होता, मुझे बताएं साइफर जी आपने भी बड़ी वो कर दी अमेरिका के खिलाफ बातें की हैं, ये किया वो किया, तो फिर अमेरिका को तो नहीं कहना चाहिए था कि जी बंदा जी इनको रहा करें। फिर पता चलता है ना कि आपकी अमेरिका के लिए या अमेरिकन के लिए के दिल में आपकी या आपके दिल में अमेरिका की कितनी मोहब्बत है और क्यों जाग रही है। मैं तो समझता हूँ कि फिर इसका मतलब है कि आप उन्हीं के बंदे हैं ना, और वो कह सकते हैं कि भाई साडा बंदा रिहा करो, छोड़ो।
वरना फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं छड़ना। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब का बयान आया कि लोगों की गलत फहमी है कि अमरीकी हुक्काम फ़ोन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ भी मुझे नहीं, अब लगता नहीं है होगा। अब भाई हमारी जो पॉलिटिकल जो स्टांस है वो भी शायद इस बात पे बहुत क्लियर है। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहते हैं कि पहले साइफर लहरा के अमेरिका को जो है वो इल्ज़ाम दिया गया, वहीं से पॉलिटिकल खेल शुरू हुआ, फिर ये 9 मई, फिर 26 नवंबर और अभी अमेरिका की सपोर्ट, इन दी एंड होगा क्या? दरअसल उन्होंने शुरू जो किया था, आपने देखा कि उन्होंने वो आजम खान जो उनका सखी था उनके साथ की थी, उसने कहा कि लेट्स प्ले विद इट। तो उसने कोशिश की एक गेम खेलने की जिसका उनको सियासी फायदा कोई जरूर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो है आपने देखा कि वो जेल में ही है और ये तमाम केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टंट अपने मुल्क के जो आला मकासद है उनको सामने रख के करना चाहिए। हमें ना अमेरिका की मुखालिफत करनी है, ना उनकी हिमायत में कोई हमने कुछ करना है। इंडिपेंडेंट मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन टॉपिक पार, और उस लिहाज से हमारी एक अहमियत है मुसलमान ममालिक में भी, उस रीजन में भी। तो मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ अपनी सियासत चमकाने का इंतहाई डरावना एक ड्रामा है जो आपके सामने अभी अनफोल्ड हो रहा है। और मेरे ख्याल में फाइनली आई एम श्योर कि पाकिस्तान विल विन और पाकिस्तान रहेगा, और इस किस्म की सियासी ये जो भी आप कहते हैं उसको डेमोक्रेसी जो है वो नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो ये शॉर्ट लिव्ड होगी। वो बहुत अच्छी बात लोग समझ जाएंगे कि सारा क्या है। तो मेरे ख्याल में जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट आपने हासिल करनी है वो इस लिहाज से हमारे यहाँ जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप वो होती है, पॉपुलर गेन करने के लिए उसके अपने फ़वाइद है, शॉर्टकट्स हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान है। जी ठीक है। आमिर आप मेरे साथ मौजूद हैं? अच्छा आमिर मुझे ये बताइएगा कि 9 मई और 26 अगर हम नवंबर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कानून क्या कहता है कि ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, हमने प्रोवोकेशन की भी बात कर ली, सारी चीज़ों की भी बात कर ली कि तो अब क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात में कोई ऐसा कानून है कि इंटरनेशनली जो है कोई हम पर प्रेशराइज कर सके कि जी इस कानून के तहत आप ये काम नहीं कर सकते? देखें, कोई ऐसा कानून तो मौजूद नहीं है, और ये जितने वाकयात हुए हैं ये आते हैं टेररिज्म में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है। तो कोई ऐसी ट्रीटी पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ नहीं है कि टेररिस्ट एक्टिविटी में पाकिस्तान किसी भी किस्म का दूसरे मुल्क को या दूसरे मुल्क के कहने पर किसी भी मुलजिम को या मुजरिम को सस्पेंशन दे दे सदन में, या कोई ऐसी इक़दाम करे। तो बिल्कुल जी ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में माशाल्लाह से लॉ जो है वो प्रिवेल करता है, तो उसके मुताबिक ही फैसले होते हैं। किसी मुल्क के ऐसा कहते हैं तो कोई जस्टिस चेंज नहीं होगा, ना कोई अदालतें रुक जाएंगी, ना कोई मिलिट्री कोर्ट्स रुक जाएंगी, ना ही मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रायल रोक सकता है। अच्छा, एक क्विकली मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अभी 26 नवंबर के वाक़े के अंदर जो है अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी हैं उनको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तो अभी ये लंबा प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा इसमें कि इनको क्या गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इनको कहा है 21 जनवरी को जो है ये पेश हो? देखिए, जब 87-88 की कार्रवाई होती है, जब इश्तिहारी एब्सकॉन्शन की कार्रवाई होती है, तो उसमें देखिए पब्लिकेशंस भी होती हैं, फिर आगे चल के अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के भी होता है, इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है, CNIC भी ब्लॉक होगा। तो ये सब चीजें हैं, और मेरा ख्याल है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आना पड़ेगा उनको। बेल लेने के बाद उनको जो है वो ट्रायल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें उनको करनी पड़ेंगी। अगर वो एब्सकॉन्डर है तो एब्सकॉन्डर भी बेल ले सकता है। तो वो क्या वजीर आला के ओहदे से हट जाएंगे या कायम रहेंगे? देखिए, ये तो बात ठीक है कि अभी प्रूफ तो नहीं हुआ, अभी तो, लेकिन अगर प्रूफ हो जाता है, अगर ये चीजें प्रूफ हो जाती है, बिल्कुल प्रूफ फिर दस्तबरदार होना पड़ेगा उन्हें।
बिल्कुल जी, वो तो फिर जाहिर है जब ये जजमेंट कन्विक्शन की होती है तो आपने देखा था मियां साहब के केस में जब कन्विक्शन की जजमेंट आई थी तो उनको नाअहल करार दे दिया था। इसी तरीके से अगर कन्विक्शन की जजमेंट होती है तो उसके बाद बिल्कुल नाअहल करार दे देंगे, वो सीट छोड़नी पड़ेगी, वो तो है बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमान हजरात का प्रोग्राम में पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, और हमने कोशिश की कि हम सम अप कर सकें और इस चीज़ को क्लियर कर सकें कि 9 मई के वाक़यात के बाद 18 महीने के बाद अगर सज़ाएं हो रही हैं तो वो किस वजह से हो रही हैं, कितनी जस्टिफाइबल है। हमारे माहिर कानून ने भी इस पर राय दी, हमारे तज्ज़ियाकार ने भी, दिफाई तज्ज़ियाकार ने भी। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगा होगा। मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।